हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में आइसोथर्मल चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को डिस्कस किया था। वहीं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी खत्म होती है। मतलब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में दो चीजें डिस्कस की, रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, और सेकेंड में हमने आइसोथर्मल चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और उसको भी हमने विथ प्रेशर और विथ वॉल्यूम के साथ कैसे वेरिएट करती है दोनों का इक्वेशन निकाल लिया था। आज हमें प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करना है। ठीक है, उसमें भी हम वेरिएशन देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी का वेरिएशन टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ कैसा होता है और टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसा होता है। इसी को नोट करेंगे इधर कि हमारी हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक, जिसे कि हम जी से डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी with temperature and pressure ठीक है, हम एक ही में दोनों करेंगे क्योंकि एक के इम्प्रूवमेंट में ही आगे बढ़ के दूसरा भी आ जाएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, दो थर्मोडायनेमिकल इम्प्रूवमेंट एक साथ हो जाएंगे। कैसे होंगे उसको मैं करते करते हमें आ जाएगा, मतलब आगे जब करते करते पहुंचेंगे वहां तक तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी कि ये रिलेशन ऐसे शो कर रहा है, वो रिलेशन क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें गिब्स फ्री एनर्जी का जो हमने इक्वेशन सबसे पहले लिखा था कि G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, हम उसको लिखेंगे कि वी नो दैट द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम of the system is given by गिब्स फ्री एनर्जी कैसे पता चलती है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस पीवी, ये भी मैंने बताया था, ये इक्वेशन में बताया था। एंड द एंथैल्पी, H हमारी एंथैल्पी होती है, ऐसे हमारा एंट्रोपी, T हमारा टेम्परेचर, G हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। एंड एंट्रोपी सॉरी एंथैल्पी and enthalpy of the system H is given by, H कैसे मालूम पड़ता है, H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। अब इसी H की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, G इज इक्वल टू H की जगह पे क्या, U प्लस पीवी माइनस ऑफ टी एस। इक्वेशन नंबर क्या कर दिया हम इसको, थर्ड। अब इस जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको हम टोटल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन नंबर थर्ड को डिफरेंशिएट करें तो dg इज इक्वल टू du प्लस ऑफ p ऑफ dv प्लस ऑफ v ऑफ dp माइनस t ऑफ ds माइनस s ऑफ dt। क्योंकि हमने ये कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया है कि प्रेशर कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सबका ही डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फोर्थ मान लें। ठीक है। अब वर्क डन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, माने वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसा भी लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अगर एक्सपेंशन ऑफ द गैस हो रहा है तो dw क्या हो जाएगा, माइनस p ऑफ dv हो जाएगा। और यही हम क्या करते हैं, कोई भी हम डिफरेंट, हम सारे इक्वेशंस में यही कर रहे हैं, पहले हम इक्वेशन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड, फिर हम लोग उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, d इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल प्लस डी ऑफ डब्ल्यू। फिर क्या करते हैं हम, डी डब्ल्यू की वैल्यू इफ वर्क इज डन ड्यू टू द, चाहे ये लिखे ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों ही सही होगा। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, अगर हमने बाय चांस ये लिख दिया ये वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम तब भी सही होगा, या अगर हमने ये लिख दिया इफ वर्क इज डन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस तब भी सही माना जाएगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी ऑफ डीवी। इस वैल्यू को हम क्या कर दें, हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल माइनस पी ऑफ dv। और इस u की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 4 में। मैंने तो फोर्थ इक्वेशन मिटा दी, मैं देख लेती हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ du इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा, dg इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल माइनस पी ऑफ dv प्लस पी ऑफ dv प्लस v ऑफ dp माइनस t ऑफ ds माइनस s ऑफ dt। p ऑफ dv खत्म, dg इज इक्वल टू q रिवर्सिबल प्लस v ऑफ dp t ऑफ ds माइनस s ऑफ dt। फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सिक्स्थ हो गया। अब dq रिवर्सिबल आ गया, जैसे ही dq रिवर्सिबल आता है हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम dq की वैल्यू निकालते हैं, तो फिर से वही करेंगे, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t, तो dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू t ऑफ ds। dq रिवर्सिबल की वैल्यू हम कहाँ रखे, इक्वेशन नंबर 6 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq रिवर्सिबल इन इक्वेशन नंबर 6, तो dg इज इक्वल टू t of ds plus v of dp minus t of ds minus s of dt।
टी ऑफ डी एस खत्म, डी जी इज इक्वल टू वी ऑफ डी पी माइनस एस ऑफ डी टी। ये इक्वेशन बन निकल के आ गई। ठीक है, ये हमारी गिव्स फ्री एनर्जी विथ एंट्रोपी, ये इक्वेशन आगे। लेकिन हमें क्या चेंजेस बताने हैं, वेरिएशन कैसे होगा, जो आपके पेपर में आता है वो चीज हमें बतानी है, मेन चीज। तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बताती है हमें, जिसको इक्वेशन को हमने 7 मान लिया। दिस इक्वेशन गिव्स द चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी व्हेन द सिस्टम इज रिवर्सिबल। ये गिव्स फ्री एनर्जी कब की है, जब सिस्टम क्या चल रहा है, रिवर्सिबल में चल रहा है। तो हम इसे लिखेंगे, या फिर ना लिखे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने की कि क्यों ही लिखना है इसको कि रिवर्सिबल चेंज में। हमें मालूम है रिवर्सिबल में ही चल रहा है। हम क्या करें, एक बार कांस्टेंट प्रेशर में देखिए, एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर में, जो हमने हेल्महोल्ट्ज में भी किया था। तो इफ द टेम्परेचर, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ pressure is constant, dp is equal to 0। ठीक है, then equation 7 becomes, equation 7 क्या हो जाएगा, dg is equal to dp 0 minus of s of dt। ठीक है, ठीक है, माइनस एस ऑफ dt हो गया। अब dt को हम नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा, dg इज इक्वल टू dt, और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर में है, जिसकी वैल्यू माइनस एस के बराबर हो गई। ठीक है, अगर हम ये तो हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी अलग से आपसे पूछ सकता है, जो भी इक्वेशन में डब्बे में करते जा रही हूँ या फिर जिसपे स्टार लगाते जा रहे हैं, इनको देखते रहिए, क्योंकि ये इक्वेशन जो है आपसे डायरेक्टली शो दैट, प्रूव दिस करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अलग से आपसे सिर्फ नॉर्मली 3-4 नंबर में पूछ लिया जाएगा, प्रूव दिस, शो दैट। तो आपको इतना तक तो करके आना है, जिसके लिए आपको शुरू से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। अगर यहाँ पे अभी आ गया कांस्टेंट प्रेशर के लिए, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिव्स फ्री एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें, ठीक है, क्या कर दे, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें। At a constant temperature, equation number 7 becomes, if temperature is constant, temperature constant है तो dt क्या हो जाएगा, 0। then equation 7 becomes, equation 7 क्या हो जाएगा, dt 0 हो जाएगा, dg is equal to v of dp, dg is equal to dp at constant temperature, और ये क्या हो गया, v बचा। इसे इक्वेशन नंबर हम 8th मान लें। ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर में भी क्या होगा, इक्वेशन पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन आपको प्रूव करके देना पड़ेगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। अब आंसर उठा के देखेंगे, ऐसा पूछा गया है। ठीक, तो ये हो गया ये। अब इसी आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि हमें वेरिएशन चाहिए। तो हम अब टेम्परेचर प्रेशर हो गया। अब हम फॉर एन आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यहाँ V की वैल्यू निकालनी है, V इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन P। इस V की वैल्यू को कहां पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 8 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 क्या करें, dg अपॉन dp एट कांस्टेंट प्रेशर T इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन P। ये dp को क्या कर दे, इधर P के पास ले जाएं, dg इज इक्वल टू एनआरटी dp बाय P।
ठीक है, इसी का क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है तो टी का तो कोई मतलब भी नहीं उठता, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, एंड हमारा कांस्टेंट होता ही है। अब हम इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 9, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 9, dg इज इक्वल टू nRT, और इंटीग्रेशन जो चेंज होंगे उन पे लगेगा, ये हो जाएगा P1 टू P2, इसमें क्या लगेगा G1 टू G2। इंटीग्रेट करें, dg का क्या हो जाएगा, g लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, nRT इसका क्या हो जाएगा, lnp लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक, लिमिट अप्लाई करेंगे इस लाइन में, क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू nRT ln P2 माइनस ln P1, क्या हो जाएगा, डेल्टा G nRT ln P2 अपॉन P1। ये वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का टर्म दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में वेरिएशन दे रहा है, तो हम इसी को लिखेंगे, दिस इक्वेशन represent the variation of Gibbs free energy with temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में वेरिएशन है। अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के केस में निकालना है तो हम करेंगे फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हम P2 V2 निकाल दें, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, और ये P2 अपॉन P1 की वैल्यू कहाँ रख दे, इस इक्वेशन में रख दें, इसको इक्वेशन नंबर 9 गया था 10, इसको 11, so हम कंपेयरिंग इक्वेशन 10 और 11 on comparing equation 10 and 11, क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln V1 अपॉन V2, ये वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर आपसे टेम्परेचर प्रेशर बोलेगा इतने पे करके छोड़ देना, टेम्परेचर और वॉल्यूम बोलेगा तो यहां नीचे तक आना है आपको, ठीक है। ब्लॉक बना है मतलब शो डैट करके भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ना दे हेडिंग हो सकता है, हेडिंग ना दे डायरेक्ट बोल दे शो डैट प्रूव डैट, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। फिलहाल इसके नीचे लिखिए दिस इक्वेशन represent the Gibbs free energy, यहाँ लिखना रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका गिब्स फ्री एनर्जी, वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।